नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मराठी वर्गमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसे मिशन पर निकले हैं जो आपके महाटेट के स्कोर को बदल कर रख देगा। अच्छा, सच सच बताइए, क्या आपको भी महाटेट में हिंदी ग्रामर का नाम सुनते ही थोड़ा सा डर लगता है? और खास करके ये स्वर वाला टॉपिक लगता है ना कि कितना कंफ्यूजिंग है। अगर आपका जवाब हाँ है तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आज के बाद ये डर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। जी हाँ, आज का हमारा मिशन एकदम साफ है, महाटेट के वावल कोड को क्रैक करना। मैं वादा करता हूं कि इस सेशन के बाद स्वर से जुड़ा कोई भी सवाल आपके लिए चुटकियों का खेल होगा और पूरे मार्क्स सीधे आपकी जेब में। तो क्या आप इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है? चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए हमें कुछ सीक्रेट टूल्स की जरूरत पड़ेगी और इन टूल्स के बारे में हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे ग्रामर एक्सपर्ट। स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो एजेंट्स, हमारे मिशन का पहला और सबसे बेसिक टूल है ह्रस्व स्वर। देखिए, नाम में ही इसका राज छिपा है। ह्रस्व यानी छोटा। ये वो स्वर हैं जिन्हें बोलने में सबसे कम मतलब ना के बराबर समय लगता है और इस समय को हम नापते हैं मात्रा में। तो ह्रस्व स्वर मतलब सिर्फ एक मात्रा का समय। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, हिंदी में ये सिर्फ 4 हैं, अ, ए, उ और री। बस यही 4। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं अग्नि, इधर, उधर, ऋषि। आप खुद बोलकर देखिए, आवाज में कोई खिंचाव नहीं है, बिल्कुल झटके से खत्म हो जाती है ना? और ये रही आपकी पहली सीक्रेट ट्रिक। इसे दिमाग में फिट कर लीजिए। जहां लगा एक मात्रा का समय, वो है ह्रस्व स्वर। बस एग्जाम में ऑप्शन देखते ही ये ट्रिक आपके बड़े काम आएगी। बहुत बढ़िया। चलिए अब अपने दूसरे टूल को अनलॉक करते हैं, जो है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब ही होता है लंबा या बड़ा। तो जैसा नाम वैसा काम। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से ठीक डबल यानी 2 मात्राओं का समय लगता है, वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। हिंदी में ये कुल 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। उदाहरण के लिए बोलकर देखिए, आम, ईख, ऊन। आप फर्क महसूस कर सकते हैं, है ना? इन आवाजों में एक ठहराव है, एक खिंचाव है। ये ह्रस्व स्वरों से ज्यादा देर तक चलती हैं। अरे एक मिनट, यहीं पर ठीक इसी पॉइंट पर ज्यादातर लोग गड़बड़ करते हैं। एक सवाल है मेरा आप सबसे, ये जो ए और ए हैं, ये कौन से स्वर हैं, ह्रस्व या दीर्घ? चलिए जल्दी से अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए, देखता हूं कितने लोग इस ट्रैप से बच पाते हैं। क्या बात है, जिन जिन लोगों ने दीर्घ कहा, बहुत बढ़िया, आपकी ट्रेनिंग बिल्कुल सही चल रही है। ये बात गांठ बांध लीजिए, ए, ओ और ओ, ये चारों हमेशा हमेशा दीर्घ स्वर ही होते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने में भी 2 मात्रा का समय लगता है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। और अब बारी है हमारे तीसरे और सबसे मजेदार टूल की, प्लुत स्वर। ये वो स्पेशल केस वाले स्वर हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना यानी 3 मात्रा या उससे भी ज्यादा का समय लग जाता है। इनका इस्तेमाल हम आम बोलचाल में रोज रोज नहीं करते। तो फिर ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं? सोचिए, जब आप किसी को दूर से पुकारते हैं, या नाटकों में कोई लंबा डायलॉग बोला जाता है, या फिर ओम जैसे मंत्रों का जाप होता है। ये जो आपको ओ के बाद 3 का निशान दिख रहा है ना, इसका मतलब यही है कि इस आवाज को 3 मात्रा जितना लंबा खींचना है। जैसे हे राम। शानदार। तो अब आपके पास तीनों सीक्रेट टूल्स की पूरी जानकारी है। लेकिन असली खिलाड़ी तो वो होता है जो कम से कम समय में सही निशाना लगाए। तो अब वक्त है कुछ ऐसी जबरदस्त शॉर्टकट ट्रिक्स का जो एग्जाम हॉल में आपका हर एक सेकंड बचाएंगी। ये टेबल आपका अल्टीमेट चीट शीट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या दिमाग में छाप लीजिए। एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अ, ई, उ, री मतलब 1 मात्रा। आ से लेकर औ तक सबके सब 2 मात्रा। और जब भी आवाज में खिंचाव हो, जैसे ओम, तो वो है 3 या उससे ज्यादा मात्रा यानी प्लुत स्वर। और अगर आपको टेबल भी याद नहीं रखना, तो ये रही आपकी मास्टर की। बस ये 3 स्टेप्स, पूरा टॉपिक खत्म। स्टेप 1, आवाज छोटी और तेज है तो वो ह्रस्व है। स्टेप 2, आवाज लंबी और ठहरी हुई है तो वो दीर्घ है। और स्टेप 3, अगर आवाज को किसी को बुलाने जैसे खींचा जा रहा है तो वो प्लुत है। बस इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? बेहतरीन। मुझे लगता है कि अब आप लोग फाइनल टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन उस टेस्ट पर जाने से पहले एक छोटी सी पर बहुत काम की इन्फॉर्मेशन।
अगर आपको महाटेट के दूसरे सब्जेक्ट्स जैसे पेडागोजी की भी ऐसी ही आसान ट्रिक्स के साथ तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, तो अब मिशन के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव का वक्त आ गया है। अब हम अपनी ट्रेनिंग को असली मैदान में टेस्ट करेंगे। आपके सामने आएंगे महाटेट के पिछले सालों में पूछे गए 5 असली सवाल। देखते हैं कि आप इस कोड को डिकोड कर पाते हैं या नहीं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं आ, ई या ए। अपनी एक मात्रा वाली ट्रिक को याद कीजिए, फटाफट सोचिए। जी हां, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ई। क्यों? क्योंकि आ, ई और ए ये तीनों तो दीर्घ स्वर हैं। इनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। सिर्फ ई ही है जो 1 मात्रा में बोला जाता है। बहुत अच्छे, ये रहा दूसरा सवाल। दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शंस हैं अ, उ, ओ या री। इस बार आपको 2 मात्रा वाला स्वर पहचानना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओ। बहुत सिंपल है। अ, उ और री ये तीनों तो हमारी ह्रस्व स्वरों की गैंग के मेंबर हैं। सिर्फ ओ ही है जो दीर्घ स्वर की कैटेगरी में आता है। तीसरा सवाल आपकी कॉन्सेप्ट की समझ को परखेगा। प्लुत स्वर का प्रयोग कहां होता है? क्या सामान्य लिखने में, पुकारने में, संज्ञा में या सर्वनाम में? याद कीजिए हमारा वो स्पेशल टूल। एकदम सही। जैसा कि हमने सीखा था, प्लुत स्वरों का इस्तेमाल ही किसी को आवाज देने या पुकारने में होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, पुकारने में। अब आता है सवाल नंबर 4, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। री किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शंस है दीर्घ, ह्रस्व, प्लुति या संयुक्त। देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। री हमारे उन 4 बेसिक मूल यानी ह्रस्व स्वरों में से एक है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ह्रस्व। इसे हमेशा याद रखिएगा। और ये रहा हमारा आज का फाइनल सवाल। ए किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शंस हैं ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत या मूल। वो कॉमन कंफ्यूजन वाली बात याद है ना? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दीर्घ। हमने ये रूल पक्का किया था कि ए, ओ ये चारों दोस्त हमेशा दीर्घ स्वर की टीम में ही खेलते हैं। मिशन कामयाब। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपने सफलतापूर्वक वावल कोड को क्रैक कर लिया है। अब आप एग्जाम में इस टॉपिक से आने वाले किसी भी सवाल को फोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए, जाने से पहले एक फाइनल सुपर फास्ट रिकैप करते हैं। तो ये रहा आपका फाइनल रिवीजन ब्रह्मास्त्र। बस इस एक लाइन को याद रखिए। ह्रस्व यानी अ, ई, उ, री। दीर्घ यानी आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत यानी 3 मात्रा वाला खिंचाव। बस पूरा का पूरा टॉपिक इसी एक लाइन में समा गया है। और हां, आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए इस पूरे सेशन के PDF नोट्स और प्रैक्टिस के लिए एक फ्री क्विज, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उन्हें डाउनलोड करना न भूलें। अगर आपको हमारा ये मिशन पसंद आया तो इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और मराठी वर्ग को सब्सक्राइब कर लें। और हां, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले मिशन में। नमस्कार, मराठी वर्ग में आपले स्वागत आहे। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम हिंदी व्याकरण के एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने वाले हैं जो महाटेट की परीक्षा में आपके नंबर पक्के कर सकता है।
जी हाँ, आज हम एक जासूस की तरह जांच करेंगे 33 रहस्यमयी किरदारों की, जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये एक कोड है, और अगर महाटेट की परीक्षा में सफलता पानी है तो हमें इस कोड को क्रैक करना ही होगा। तो क्या आप तैयार हैं इस मिशन के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने है कुल 33 मुख्य संदिग्ध यानी 33 व्यंजन। हमारा मिशन एकदम साफ है, इन सब की पहचान करनी है, इन्हें इनके ग्रुप्स में बांटना है और इनकी हर एक छोटी बड़ी खासियत को समझना है, ताकि परीक्षा में इससे जुड़ा एक भी नंबर हाथ से न जाने पाए। अब इतनी बड़ी जांच है तो हमने इसे 3 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम 3 मुख्य संदिग्ध ग्रुप्स की जांच करेंगे। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। समझ लीजिए, यही हमारी जांच का रोड मैप है। हम एक एक करके हर ग्रुप की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े ग्रुप के साथ, स्पर्श व्यंजन। देखिए, इनके नाम में ही इनका सबसे बड़ा सुराग छिपा हुआ है, स्पर्श। ये वो व्यंजन हैं जिनको बोलते समय हमारी जीभ या होंठ मुंह के अंदर किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करते हैं, मतलब छूते हैं, और इस वजह से हवा कुछ पल के लिए रुकती है और फिर एकदम से बाहर निकलती है। जरा क या प बोलकर देखिए, महसूस हुआ वो हल्का सा स्टॉप? बस यही इनकी पहचान है। और सुनिए, इस ग्रुप में कोई 1-2 सदस्य नहीं हैं, बल्कि पूरे 25 सदस्य हैं। अरे 25! ये तो बहुत ज्यादा है। इतने सारे नाम भला याद कैसे रहेंगे? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, इन 25 व्यंजनों को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से 5-5 के 5 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिन्हें वर्ग कहते हैं। ये है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। बस हर वर्ग का पहला अक्षर याद कर लीजिए, बाकी सब तो एक लय में अपने आप याद हो जाएंगे। स्पर्श व्यंजनों के इस बड़े गिरोह को तो हमने समझ लिया। अब वक्त है 2 छोटे लेकिन बहुत ही जरूरी किरदारों से मिलने का। इनके नाम हैं अंतस्था और ऊष्म व्यंजन। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो इनके बोलने के तरीके का है। अंतस्थ का उच्चारण आप कह सकते हैं कि स्वरों और व्यंजनों के कहीं बीच में होता है। वहीं ऊष्म व्यंजनों को बोलने में मुंह से हवा एक घर्षण, एक फ्रिक्शन के साथ बाहर आती है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही ग्रुप्स में 4-4 सदस्य हैं। ये तो काफी दिलचस्प है। तो फिर वो कौन-कौन से अक्षर हैं जो इन ग्रुप्स में आते हैं? बहुत अच्छा सवाल। तो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल और व। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्वरों की तरह ही बड़ी आसानी से बोले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे य से यज्ञ, र से रथ, ल से लता और व से वन। इनका उच्चारण सच में बहुत ही स्मूथ है। एकदम सही। और अब आते हैं ऊष्म यानी हमारे हीट सस्पेक्ट्स पर। ये हैं श, श, स और ह। जरा मेरे साथ बोलकर देखिए, श, श, स, ह। महसूस हुई वो हवा की रगड़ और हल्की सी गर्माहट? यही इनकी पहचान है। कमेंट्स में लिखकर बताइए, क्या आपको भी वो ऊष्मा महसूस हुई? अच्छा, 1 मिनट, एक बहुत जरूरी सूचना है। अगर महाटेट के लिए पेडागोजी की पूरी और अच्छी तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है जासूसों, हमने सारे सुराग इकट्ठे कर लिए हैं। अब समय है असली परीक्षा का। चलिए अब ये देखते हैं कि महाटेट की पिछली परीक्षाओं में इस केस से जुड़े किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो तैयार हो जाइए हमारी अंतिम पूछताछ के लिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं A4, B25, C33 या D5। जल्दी से अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। और सही जवाब है ऑप्शन बी, 25। जैसा कि हमने देखा था, स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में 5 व्यंजन, तो 5 गुणा 5 हुए पूरे 25। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला सवाल। इनमें से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? क, त, व या श? जरा सोचिए, हमने उन इन बिटवीन सस्पेक्ट्स के बारे में क्या पता लगाया था? अपना जवाब कमेंट्स में लॉक कर दीजिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व। याद है अंतस्थ व्यंजनों का वो 4 सदस्यों वाला छोटा सा गैंग, य, र, ल और व। इसलिए व हमारा करेक्ट आंसर है।
शाबाश, केस वाकई दिलचस्प होता जा रहा है। सवाल नंबर 3, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? याद कीजिए उन हीट सस्पेक्ट्स को। आपके ऑप्शंस हैं ल, र, स या न। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स। याद है ना वो हवा का घर्षण? श, श, स, ह, ये चारों हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। पूछताछ अभी जारी है। अगला सवाल ह के बारे में है। बताइए कि ह किस प्रकार का व्यंजन है? क्या ये स्पर्श है, अंतस्थ है, ऊष्म है या संयुक्त है? जी हाँ, इसका भी सही जवाब है ऑप्शन सी, ऊष्म। ह बोलते समय जो सांस का घर्षण होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे ऊष्मा पैदा होती है। इसीलिए तो यह एक ऊष्म व्यंजन है। और ये रहा आज की पूछताछ का आखिरी और सबसे मजेदार सवाल। प वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता है? ये सवाल आपकी याददाश्त को परखेगा। ऑप्शंस हैं प, फ, भ या त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, त। क्यों? क्योंकि त तो त वर्ग का सदस्य है, प वर्ग का नहीं। प वर्ग के 5 सदस्य हैं, प, फ, ब, भ और म। तो इसी के साथ हम 33 व्यंजनों के रहस्य का ये केस सफलतापूर्वक बंद करते हैं। मिशन महाटेट सफल रहा। देखा आपने कैसे एक सही तरीके से हम किसी भी मुश्किल टॉपिक को कितना आसान बना सकते हैं। और ये है हमारी पूरी जांच की फाइनल रिपोर्ट। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। स्पर्श 25, अंतस्थ 4, य, र, ल, व और ऊष्म 4, श, श, स, ह। कुल मिलाकर हमारे 33 मुख्य व्यंजन। बस यही है आपकी सफलता का अंतिम सूत्र। रुकिए, अगर आप इस जांच पड़ताल को और भी गहराई से समझना चाहते हैं तो इसके PDF नोट्स और एक प्रैक्टिस क्विज का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए उसे जरूर हल कीजिएगा। और हाँ, आने वाले ऐसे ही दिलचस्प मामलों से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए हमारे WhatsApp और Telegram चैनल को जरूर ज्वाइन करें। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अगर आपको हमारी ये जासूसी वाली जांच पड़ताल पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मराठी वर्ग को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। आज हमने व्यंजनों को पहचानना तो सीख लिया, लेकिन एक और बड़ा रहस्य अभी बाकी है कि ये व्यंजन आखिर मुंह के किस हिस्से से बोले जाते हैं। क्या आप इनके उच्चारण स्थान का ये रहस्य सुलझाने के लिए हमारे अगले मिशन में शामिल होने को तैयार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मराठी वर्ग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक ऐसा रहस्य सुलझाने वाले हैं जो महाटेट परीक्षा में आपकी सफलता की चाबी बन सकता है। जी हाँ, ये टॉपिक अक्सर सबको उलझाता है, पर यकीन मानिए आज के बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीन पर देखिए, ये है वो 4 अक्षर जो परीक्षा में आपका पूरा खेल बना सकते हैं। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये एक पहेली है और आज हम मिलकर इसी पहेली को सुलझाएंगे ताकि आपके पूरे अंक पक्के हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य को जानने का सफर। तो हमारी जासूसी शुरू होती है इस सवाल से। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि आखिर ये संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं। देखिए, इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी सादी है। जब 2 व्यंजन आपस में जुड़कर एक बिल्कुल नया अक्षर बना देते हैं, बस उसी को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पर सवाल यह है कि ये जुड़ते कैसे हैं। इसका सबसे बड़ा सुराग छिपा है हलंत में। आप ये जो पहले व्यंजन के नीचे छोटा सा निशान देख रहे हैं ना, र, ये उसे आधा बना देता है, मतलब उसमें से स्वर अ को निकाल देता है। और जब ये आधा व्यंजन किसी पूरे व्यंजन से मिलता है तब जाके बनता है एक संयुक्त व्यंजन। चलिए, अब जब नियम समझ आ गया है तो मिलते हैं हमारे 4 मुख्य किरदारों से, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। महाटेट की परीक्षा में ये बार बार पूछे जाते हैं। आइए एक एक करके इनकी बनावट को और करीब से जानते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये इस पूरे टॉपिक का सार है। इसे तो बस अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि परीक्षा के सारे सवाल यहीं से बनने वाले हैं। क और श से बनता है क्ष, त और र से बनता है त्र, ज और य से बनता है ज्ञ और श और र से बनता है श्र। हमारा पहला किरदार है क्ष। ये बनता है हलंत वाले क और श के मेल से, जैसे कि इन शब्दों में क्षमा, लक्ष्य, परीक्षा और रक्षक।
अब बारी है हमारे दूसरे किरदार की, त्र। ये तो बहुत ही आसान है। ये बनता है हलंत वाले त और र से। इसकी बनावट समझना काफी सीधा है। जैसे शब्दों में हम देखते हैं त्रिशूल, मित्र और यात्रा। और अब आता है वो किरदार जो सबको सबसे ज्यादा उलझाता है, ज्ञा। ध्यान रहे, ये ग और य से नहीं बनता, ये बनता है हलंत वाले ज और न्या से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे कि ज्ञान, विज्ञापन और ज्ञानी। तो चलिए अब आपकी बारी। जब ज्ञा का रहस्य आप जान ही गए हैं तो देर किस बात की? जल्दी से कमेंट्स में ज्ञा से बनने वाला कोई एक शब्द लिखकर बताइए। देखते हैं सबसे पहले कौन सही जवाब देता है। और ये रहा हमारा आखिरी किरदार, श्र। ये बनता है हलंत वाले श और र के मिलने से। इसके उदाहरण हैं श्रद्धा, श्रम और श्रीमान। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात। महाटेट की पूरी तैयारी के लिए हमारी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी पेडागॉजी की पूरी प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, थ्योरी तो हो गई, अब समय है इसे असल परीक्षा के सवालों पर आजमाने का। देखते हैं पिछले सालों में महाटेट में कैसे सवाल पूछे गए। असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। ये रहा पहला सवाल, क्ष किसका संयुक्त रूप है? चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए और सोचिए सही जवाब क्या होगा। और इसका सही जवाब है विकल्प बी, क प्लस श। जैसा कि हमने अभी अभी सीखा था, क्ष का निर्माण हलंत वाले क और श से होता है। अब है दूसरा सवाल और ये है ज्ञा के बारे में। ज्ञा किसका संयुक्त व्यंजन है? याद है ना, मैंने कहा था कि इसमें गलती की संभावना सबसे ज्यादा होती है, तो बहुत ध्यान से सोचिएगा। जी हां, इसका सही जवाब है विकल्प ए, ज प्लस य। इसे तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ये महाटेट के सबसे पसंदीदा सवालों में से एक है। अब है प्रश्न नंबर 3, त्र शब्द का निर्माण किससे हुआ है? यहां पर विकल्पों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है। बस एक छोटे से चिन्ह का ही सारा फर्क है। बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प बी, त प्लस र। देखा आपने, यही तो है हलंत का कमाल। हमेशा याद रखिए, संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन हमेशा हलंत के साथ ही होता है, यानी आधा। चलिए अब चौथे सवाल पर आते हैं। ये हमारे आखिरी किरदार श्र के बारे में है। श्र किसका संयुक्त रूप है? सोचिए सही विकल्प कौन सा है? जी हां, इसका सही जवाब है विकल्प बी, श प्लस र। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप श्रीमान या श्रम जैसे शब्दों को अपने मन में रखें। जवाब अपने आप मिल जाएगा। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल जो आपकी समझ को परखेगा। इनमें से कौन सा वर्ण एक स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, यानी अकेला नहीं है? इसका सही जवाब है विकल्प सी, ज्ञा। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि क, त और प ये सब स्वतंत्र व्यंजन हैं, लेकिन ज्ञा तो दो व्यंजनों यानी ज और न्य से मिलकर बना है, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं है। तो देखा आपने, हमने ये रहस्य सुलझा लिया है। हमने न केवल संयुक्त व्यंजनों के कॉन्सेप्ट को समझा, बल्कि परीक्षा में आने वाले असली सवालों को भी हल करके देखा। ये रहा आपका सफलता मंत्र। स्क्रीन पर दिख रहे इन 4 फॉर्मूलों को बस रट लीजिए। ये इस पूरे सेशन का निचोड़ है। अगर आपको ये 4 याद हैं तो इस टॉपिक में आपके अंक बिल्कुल पक्के हैं। और हां, आपकी तैयारी को और भी आसान बनाने के लिए इस पूरे सेशन के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में भी उपलब्ध हैं। रिवीजन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड कर लीजिए। सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, अभ्यास भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने आपके लिए एक फ्री क्विज भी तैयार किया है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अपनी समझ को परखने के लिए उसे जरूर हल करें। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे महाटेट की तैयारी कर रहे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मराठी वर्क को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। सभी जरूरी अपडेट्स और स्टडी मटेरियल सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मराठी वर्ग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गुरु और आज हम MHAT परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक समझने वाले हैं। वो है वर्णों का वर्गीकरण, मतलब कि कौन सा अक्षर मुंह में कहां से बोला जाता है।
गुरुजी, सच कहूं तो हिंदी व्याकरण से ना थोड़ा डर तो लगता है, खासकर जब ये वर्णों के वर्गीकरण की बात आती है। मतलब कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, बाप रे, ये सारे नाम इतने मिलते जुलते हैं कि एग्जाम में तो पक्का कंफ्यूजन हो जाता है। तुम्हारी चिंता बिल्कुल जायज़ है शिष्य, और यकीन मानो ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही दिक्कत आती है। पर घबराने की कोई बात नहीं, अगले बस कुछ मिनटों में हम इस टॉपिक को एकदम मक्खन जैसा आसान बना देंगे, आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, ये है हमारा आज का प्लान। पहले हम इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे, फिर जानेंगे उच्चारण स्थान क्या है, 5 मुख्य वर्ग देखेंगे, और फिर आएगी महाटेट की रामबाण ट्रिक। उसके बाद कुछ पुराने सवाल हल करेंगे और अंत में सब कुछ समेट लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, भाई ये टॉपिक इतना जरूरी है ही क्यों? देखिए, बात सीधी सी है, एमए टेट परीक्षा में अकेले इस टॉपिक से सीधे सीधे 2 से 3 सवाल आ ही जाते हैं। मतलब अगर ये टॉपिक पक्का कर लिया तो समझो आपके नंबर पक्के हो गए। अच्छा, अब सबसे बेसिक बात, ये उच्चारण स्थान होता क्या है? देखो, बहुत ही आसान भाषा में समझो। हमारे मुंह के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं ना, जैसे गला है, तालू है, दांत हैं, होंठ हैं। बस ये हर अक्षर के घर जैसे हैं, जहां से उनकी आवाज पैदा होती है। इसी को कहते हैं उच्चारण स्थान। सिंपल। तो इन्हीं घरों के आधार पर हम वर्णों को मेनली 5 ग्रुप्स में बांटते हैं। अरे घबराने की बात नहीं है, चलो एक एक करके सबको आराम से समझते हैं। तो पहला ग्रुप है कंठ्य वर्ण। अब देखो, नाम में ही इसका मतलब छिपा है। कंठ्य मतलब कंठ, यानी हमारा गला। तो जिन वर्णों की आवाज सीधे गले से आती है वो कंठ्य हैं। इसमें पूरा क वर्ग आता है। क, ख, ग, घ और ङ। गुरुजी, नाम तो समझ आ गया, पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इसे खुद महसूस कर सके, मतलब ताकि रट्टा ना मारना पड़े? अरे वाह, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल है तरीका। चलो सब लोग मेरे साथ करो। अपने गले पर हल्के से हाथ रखो। रखा? अब बोलो क, ख, गगन। महसूस हुआ एक वाइब्रेशन हो रही है ना गले में? इसमें जीभ या होंठ का ज्यादा काम ही नहीं है। यही है कंठ्य वर्ण की असली पहचान। चलो अब दूसरे ग्रुप पर आते हैं, तालव्य वर्ण। इन वर्णों का घर है तालु। तालु मतलब हमारे मुंह के अंदर जो ऊपर की छत है ना, वो। तो पूरा च वर्ग, यानी च, छ, ज, झ, ञ, ये सब तालव्य हैं। इनको बोलते समय हमारी जीभ ऊपर तालु को टच करती है। गुरुजी, बस यहीं आकर गाड़ी अटक जाती है। ये तालु और मूर्धा, इनमें फर्क क्या है? ये हमेशा कंफ्यूज करता है। बहुत बढ़िया सवाल। चलो इस कंफ्यूजन को आज जड़ से खत्म करते हैं। देखो, जब हम च बोलते हैं तो हमारी जीभ का जो फ्लैट बीच वाला हिस्सा है वो ऊपर तालु को छूता है। बोलकर देखो सब, चमन। महसूस करो, जीभ एकदम सीधी सीधी ऊपर जाकर चिपक रही है ना? और अब आते हैं तीसरे ग्रुप पर, मूर्धन्य वर्ण। इनका घर है मूर्धा। मूर्धा क्या है? ये तालु का ही आगे वाला थोड़ा सख्त हिस्सा होता है, दांतों के ठीक पीछे जो छत है। पूरा ट वर्ग, यानी ट, ठ, ड, ढ, ण, ये सब मूर्धन्य हैं। अब सुनो ध्यान से तुम्हारे सवाल का जवाब। तालव्य में जीभ सपाट थी, लेकिन मूर्धन्य में जीभ की नोक मुड़ जाती है, रोल हो जाती है और फिर ऊपर मूर्धा को टच करती है। बोलकर देखो, टमाटर। ट बोलते ही जीभ कैसे गोल घूमकर ऊपर लगी। बस यही मेन फर्क है। चौथा ग्रुप तो बहुत ही आसान है, दंत्य वर्ण। नाम से ही पता चल रहा है, दंत्य यानी दांत। इनको बोलते समय जीभ की नोक सीधा ऊपर वाले दांतों को छूती है। पूरा त वर्ग इसमें आता है, त, थ, द, ध, न। और हमारा 5वां और आखिरी मेन ग्रुप है ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य मतलब होंठ। पूरा प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, इनको बोलने के लिए दोनों होंठों का मिलना जरूरी है। ये तो इतना आसान है कि कोई बोल रहा हो तो हम देखकर ही बता सकते हैं। अच्छा, इन 5 मेन ग्रुप्स के अलावा 2 और जरूरी ग्रुप्स हैं। एक है अंतःस्थ वर्ण, य, र, ल, व, और दूसरा है ऊष्म वर्ण, श, श, स, ह। ऊष्म क्यों? क्योंकि इनको बोलते समय मुंह से हल्की गर्म हवा निकलती है। इन्हें भी याद रखना है। हाँ गुरुजी, समझ तो सब आ गया, पर एग्जाम के प्रेशर में सब गड़बड़ हो जाता है। कोई ऐसी रामबाण ट्रिक है क्या जिससे ये सब दिमाग में एकदम फिट हो जाए?
बिल्कुल, अब आ रही है वो रामबाण ट्रिक जिसका सबको इंतजार था। ध्यान से सुनो, आपको बस एक छोटी सी लाइन याद रखनी है। हमारे पांचों ग्रुप्स के पहले अक्षर मेरे साथ बोलो, क च ट त प। बस। शाबाश। अब दूसरी चीज, मुंह के अंदर जो हमारे घर है ना, उनका क्रम याद करो, अंदर से बाहर की तरफ। सबसे अंदर क्या है? कंठ, फिर तालु, उसके बाद मूर्धा, फिर दांत और सबसे बाहर होंठ। आप देखो जादू, इन दोनों लाइनों को बस एक के नीचे एक रख दो। क के लिए कंठ, च के लिए तालु, ट के लिए मूर्धा, त के लिए दांत और प के लिए होंठ। हो गया ना? क च ट त प, मतलब कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ। अरे वाह गुरुजी, ये तो कमाल की ट्रिक है। अब तो कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। और हाँ, एक छोटी सी बात बीच में, अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हमारी सारी पेडागोजी की प्लेलिस्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस क्लास के बाद उन्हें भी जरूर चेक कर लेना। ठीक है, ट्रिक तो सीख ली, अब असली परीक्षा का समय है। चलो देखते हैं कि ये ट्रिक MATET के पिछले सालों के सवालों पर काम करती है या नहीं। ये रहा पहला सवाल। वर्ण च का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है A कंठ, B तालु, C मूर्धा या D होठ। जल्दी से अपनी ट्रिक लगाइए और जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए। उम्मीद है सबने सही जवाब दिया होगा। सही जवाब है B तालु। कैसे? अपनी ट्रिक याद करो। क च दूसरे नंबर पर है तो जगह भी दूसरी होगी। कंठ तालु, बस च का घर है तालु। अगला सवाल, ट वर्ग के वर्णों को क्या कहा जाता है? A दंत्य, B ओष्ठ्य, C कंठ्य या D मूर्धन्य। चलो फटाफट कमेंट में बताओ। एकदम सही, सही जवाब है D मूर्धन्य। अपनी ट्रिक देखो, क च ट, ट कौन सा अक्षर है? तीसरा, तो जगह भी कौन सी होगी? तीसरी। कंठ तालु मूर्धा। हो गया। सवाल नंबर 3, प फ ब भ म, इनका उच्चारण किससे होता है? A दांत से, B तालु से, C होंठ से या D गले से? ये तो बहुत आसान है। बहुत बढ़िया, सही जवाब है C होठ से। प हमारी ट्रिक क च ट त प का आखिरी यानी पांचवा अक्षर है, तो जगह भी आखिरी होगी यानी होठ। देखा? अच्छा, अब देखो, सवाल को उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। इनमें से दंत्य वर्ण कौन सा है? A ट, B प, C क या D त? इस बार जगह दी है, अक्षर पहचानना है, लगाओ दिमाग। सही जवाब है D त। कैसे? चलो ट्रिक को उल्टा चलाते हैं। दंत्य मतलब दांत, कौन सी जगह है? चौथी। कंठ तालु मूर्धा दांत, तो हमारा अक्षर भी चौथा होगा, क च ट त। देखा, हमारी ट्रिक आगे पीछे दोनों तरफ से काम करती है। और ये है आज का आखिरी सवाल। य र ल व को किस ग्रुप में रखा जाता है? A ऊष्म, B अंतस्थ, C मूर्धन्य या D कंठ्य? इसका सही जवाब है B अंतस्थ। याद है हमने बात की थी कि कुछ स्पेशल ग्रुप्स भी हैं, ये उन्हीं में से हैं। और ऊष्म वर्ण कौन से थे? श, श, स, ह। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक पूरा हुआ। सबसे जरूरी बात जो आज लेकर जानी है वो है हमारी रामबाण ट्रिक क च ट त प। यकीन मानिए, ये आपको एग्जाम में पूरे नंबर दिलाएगी। जी गुरुजी, तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने समझा कि उच्चारण स्थान क्या होता है, वर्णों के 5 मेन ग्रुप्स कौन से हैं, और सबसे बढ़िया MATET के लिए कचट तप वाली जादुई ट्रिक सीखी और साथ में असली सवाल भी हल किए। और रुकिए, आपकी तैयारी को और भी पक्का करने के लिए हमने कुछ खास इंतजाम किया है। इस पूरी क्लास के नोट्स आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस के लिए एक क्विज भी है। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, छोड़ना मत। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला और मजा आया तो हमारे चैनल मराठी वर्ग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस कोशिश को एक लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, सारे अपडेट्स के लिए हमारे WhatsApp और Telegram ग्रुप से भी जुड़ जाए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ही है। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल आप सबसे।
हिंदी व्याकरण का अगला ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको मुश्किल लगता है और आप चाहते हैं कि हम उससे ऐसे ही आसान बना दें? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आपकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मराठी वर्ग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही खास टॉपिक समझने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उच्चारण की, जिसे हम प्रोनाउंसिएशन भी कहते हैं। और ये टॉपिक दोस्तों एमए टेट परीक्षा के लिए इतना जरूरी है ना कि आप इससे बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम एमए टेट में उच्चारण का महत्व समझेंगे, फिर उच्चारण में होने वाली गलतियों यानी उच्चारण दोष और उनके उदाहरण देखेंगे। इसके बाद शुद्ध उच्चारण के नियम, फिर परीक्षा के लिए क्या जरूरी है वो पॉइंट्स, और हाँ, सबसे जरूरी पिछले सालों में आए कुछ सवालों को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये टॉपिक इतना जरूरी है क्यों? देखिए, बात यह है कि इससे जुड़े सवाल आपको सिर्फ ग्रामर में ही नहीं मिलते, बल्कि पेडागॉजी यानी भाषा शिक्षण वाले सेक्शन में भी आते हैं। मतलब एक तीर से दो निशाने। एक ही टॉपिक पढ़िए और 2 जगह मार्क्स पक्के कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को ही समझते हैं। जब हम कहते हैं उच्चारण दोष, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी और सरल है। जब हम किसी शब्द या अक्षर को गलत तरीके से बोलते हैं ना, बस उसी को उच्चारण दोष कहते हैं। सबसे कॉमन गलती जो होती है वो है अक्षरों को गलत बोलना। आपने सुना होगा कई लोग श को स बोल देते हैं या फिर व को ब। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे शक्ति को शक्ति कहना या वचन को बचन कह देना। और जानते हैं, परीक्षा में यही छोटी छोटी गलतियां आपसे पूछी जाती हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी गलती है वो है मात्राओं की, मतलब छोटी ई और बड़ी ई में फर्क न कर पाना। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दिन और दीन। अगर आपने दिन को खींचकर दीन बोल दिया तो मतलब ही बदल गया। दिन मतलब डे और दीन मतलब गरीब। देखा आपने, एक छोटी सी मात्रा से कैसे अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो चलिए अब आपकी बारी। क्या आप दिन और दीन के अर्थ का अंतर हमें कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं? देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ और आम गलतियां हैं, फटाफट देख लेते हैं। जैसे अनुस्वार यानी बिंदी का इस्तेमाल भूल जाना, संकल्प को सकल्प बोल देना, या फिर क्षमा को क्षमा कहना। और हाँ, कई बार हमारी मातृभाषा के प्रभाव से भी ऐसा होता है, जैसे स्कूल को स्कूल बोलना। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस इन्हें पहचानना जरूरी है। तो ठीक है, हमने गलतियां तो समझ ली। अब आते हैं इनके समाधान पर। आखिर शुद्ध उच्चारण के नियम क्या हैं? देखिए, शुद्ध उच्चारण के लिए बस ये 5 नियम याद रखने हैं। पहला, हर अक्षर को उसके सही उच्चारण स्थान से बोलें, मतलब कौन सी आवाज गले से आएगी, कौन सी तालू से। दूसरा, मात्राओं का सही इस्तेमाल करें, छोटी और बड़ी मात्रा के समय का ध्यान रखें। तीसरा, सही शब्द पर जोर दें। चौथा, एकदम साफ साफ बोलें। और पांचवा, जो सबसे जरूरी है, वो है रोजाना अभ्यास। जी हाँ, जितना अभ्यास करेंगे उच्चारण उतना ही सुधरेगा। और हाँ, आपकी तैयारी को और भी आसान बनाने के लिए हमने इन सभी नियमों और उदाहरणों के नोट्स की एक पीडीएफ बना दी है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे डाउनलोड करके आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसा हमने शुरू में बताया था, ये टॉपिक पेडागॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भाषा शिक्षण यानी पेडागॉजी के सभी टॉपिक्स को डिटेल में समझना है तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए, ये सब तो आप बाद में देख ही लेंगे। अभी वापस एग्जाम पर फोकस करते हैं। एमए टीईटी में खास तौर पर कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना है? ओके, तो ध्यान से सुनिए। महाटेट में सबसे ज्यादा सवाल श और स के अंतर पर आते हैं। व और ब का प्रयोग तो उनका फेवरेट है ही। मात्राओं वाली गलतियां आपको एमसीक्यूज में फंसाने के लिए दी जाती हैं। और हाँ, पेडागॉजी में एक सवाल पक्का आता है, अगर कोई बच्चा गलत बोलता है तो आप उसके उच्चारण दोष को कैसे सुधारेंगे? चलिए, अब आता है सबसे मजेदार और जरूरी हिस्सा। जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है उसे पिछले सालों के सवालों पर आजमा कर देखते हैं। तैयार हैं आप सब? तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। शिक्षक शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या होगा? ए, बी, सी या डी?
ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखिए। जवाब हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को यहीं रोकिए और अपना जवाब फटाफट कमेंट्स में लिखिए। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षक। बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें शी यानी छोटे ई की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है और साथ में संयुक्त व्यंजन श का भी एकदम सही प्रयोग है। बाकी सारे ऑप्शंस में कोई न कोई गलती है। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। ये व और ब वाली कॉमन मिस्टेक पर है। वचन और बचन में से सही शब्द कौन सा है? जल्दी से वीडियो रोककर अपना जवाब कमेंट कीजिए। उम्मीद है आपने जवाब दे दिया होगा। इसका सही उत्तर है ए, वचन। याद रखिए, हिंदी में व और ब दो अलग अलग ध्वनियां हैं और प्रॉमिस वाले अर्थ के लिए हमेशा वचन ही इस्तेमाल होता है। होस्ट 1, तीसरा सवाल मात्राओं से जुड़ा है। परीक्षा शब्द में किस मात्रा का प्रयोग हुआ है? छोटी ई या बड़ी ई? फटाफट सोचिए और कमेंट्स में बताइए। जी, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बड़ी ई की मात्रा। बहुत से लोग जल्दी में परीक्षा लिख देते हैं जिसमें छोटी ई होती है और यही गलती हो जाती है। सही शब्द है परीक्षा, जिसमें र पर बड़ी ई की मात्रा लगती है। अब चौथा सवाल, ये अनुस्वार यानी बिंदी के इस्तेमाल पर है। आपको बताना है कि इन 4 शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, किसमें गलती है। जल्दी से अपना जवाब कमेंट कीजिए। और इसका सही उत्तर है डी, संकल्प। क्यों? क्योंकि संकल्प शब्द में स के ऊपर अनुस्वार यानी वो जो बिंदी होती है उसका लगना बहुत जरूरी है। उसके बिना ये शब्द गलत है। और ये रहा हमारा 5वां और आखिरी सवाल, जो सीधा सीधा पेडागॉजी से है। सोचिए, आप एक टीचर हैं और एक बच्चे को श और स बोलने में दिक्कत होती है। आप क्या करेंगे? ऑप्शंस देखिए। इसका जवाब बहुत सीधा है, ऑप्शन सी। आप बार बार सही उच्चारण का अभ्यास कराएंगे। हमने नियमों में भी यही पढ़ा था कि अभ्यास ही सबसे अच्छा तरीका है। बच्चे को सजा देना या उसे अनदेखा करना ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो दोस्तों, ये थे पिछले सालों में आए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। चलिए अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने उच्चारण में होने वाली आम गलतियों को समझा, जैसे श और स, व और ब और मात्राओं की गलतियां। हमने शुद्ध उच्चारण के 5 जरूरी नियम सीखे। हमने ये भी देखा कि MHET टेट में कैसे सवाल आते हैं और 5 PYQs को डिटेल में सॉल्व भी किया। दोस्तों, सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा, अभ्यास सबसे जरूरी है। तो अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में एक क्विज का लिंक दिया है, उस पर जाकर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको आज की इस जानकारी से मदद मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है और इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो महाटेट की तैयारी कर रहे हैं। महाटेट की ऐसी ही जबरदस्त तैयारी के लिए मराठी वर्ग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। और सभी लेटेस्ट अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमसे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।